स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हम लोग न्यूक्लियस का स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया था, पूरा होल स्टडी किया था। और आज हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन ये न्यूक्लियस का टॉपिक ऐसा पढ़ा जाएगा जिसमें ये नीड से लेके हायर तक सभी को कंटेन करेंगे, यानी एमएससी लेवल तक का भी न्यूक्लियस के अंदर जितने भी कंटेंट्स आएंगे सारे इसमें इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, कि न्यूक्लियस क्या है। तो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हम लोग का सेल जो होता है, सेल के बारे में जानते हैं। सेल का एक ऑक्यूपाई प्लेस है टुवर्ड सेंटर, मतलब लगभग सेंटर में हम लोग सेल के बारे में पहले भी स्टडी किए। सेंटर में एक स्पेसियस लार्जेस्ट, क्या कहोगे, लार्जेस्ट, मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल ऑफ द सेल। ये लगभग सभी बच्चे जानते हैं। साथ ही साथ ये भी जान लें कि ये कंट्रोल कर रहा है पूरे सेल को, यानी कुछ खास एक्टिविटीज होगी या कुछ खास स्ट्रक्चर होगा जिसको ये कंट्रोल कर रहा है, मींस सेल को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के सम इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में हम जानते हैं, स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, यानी जितने भी सेल है उनके सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, साथ ही साथ जितने भी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है सभी को, क्योंकि वह क्या करता है, उसके रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी मींस वो कंटेन करता है क्रोमेटिन नेटवर्क, जो आगे चल के क्रोमोसोम होता है। और क्रोमोसोम क्या करता है, जीन को कैरी करता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होता है। तो जब उसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो स्टडी करेंगे। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि हार्ट ऑफ न्यूक्लियस, मतलब सेल क्या है, आपका न्यूक्लियस का हार्ट है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, हार्ट ऑफ सेल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, हार्ट ऑफ सेल। और अगर हम इसके बारे में जाने तो इट डायरेक्ट और कंट्रोल्स ऑल द सेल एक्टिविटी, सेल के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अदरवाइज वो मेटाबॉलिक हो या उसके रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी हो। ड्यूरिंग द लाइफ स्पेन ऑफ द सेल एग्जिस्ट इन 2 फेज। पूरे लाइफ साइकिल में न्यूक्लियस 2 फेजेस की तरह एग्जिट करता है। पहला फेज क्या होगा, इंटरफेज, जिस समय न्यूक्लियस क्या होता है, अपने आप को ग्रोथ करता है, इंक्रीज करता है अपने साइज में, तो इसको क्या कहेंगे, इंटरफेज। और इसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिक फेज ऑफ न्यूक्लियस। और ये इस समय न्यूक्लियस का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, राउंडेड हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, आपका लोब शेप हो सकता है, रिबन शेप हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर कब होता है, ड्यूरिंग इंटरफेज और मेटाबॉलिक फेज। और दूसरा फेज क्या होता है, डिवीजन फेज। जब सेल का डिवीजन होता है तो उस समय न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, कंटेंट जो होता है न्यूक्लियस का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो वो डिवीजन फेज। यानी पूरे लाइफ साइकिल में वो 2 तरह से एग्जिस्ट करता है। आपका मेटाबॉलिक फेज जो इंटरफेज है, जो उसका ग्रोथ फेज भी है, और दूसरा क्या, डिवीजन फेज। अब अगर हिस्ट्री के बारे में जाने कि न्यूक्लियस कहाँ कहाँ किसने खोजा, किसने डिस्कवर किया, तो सबसे पहले इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ ही साथ न्यूक्लियोलाई वाज डिस्कवर्ड बाय एमजे स्लाइडेन इन 1838। ठीक है। द टर्म न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस में आपका एक और बॉडी होता है मेम्ब्रेनलेस न्यूक्लियोलस। अभी सारे स्ट्रक्चर को मैं बारी बारी से बताऊंगी। जिसको किसने खोजा, बोमेन ने 1840 में खोजा था। ठीक है। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने क्या कॉइन किया था, क्रोमेटिन के बारे में, क्रोमोसोम के मेश वर्क के बारे में बताया था। ठीक है। और स्ट्रासबर्गर 1882 में इंट्रोड्यूस किए थे कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड है वो हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड मैट्रिक्स पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो ये 2 टॉपिक हमारा क्या है, आपका किसने खोजा था, स्ट्रासबर्गर ने। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का अकरेंस और पोजीशन क्या है। पोजीशन तो लगभग क्या है, टुवर्ड सेंटर, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेल भी होते हैं जो जहां पे आपके पेरिफेरी में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो अकरेंस की बात करें कि कहाँ पाया जाता है, तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल है, मींस प्लांट और एनिमल सेल में ये कहाँ पाया जाएगा, आपका यूकैरियोटिक मींस ह्यूमन, यूकैरियोन, कैरियोन मींस यूकैरियोटिक, यू मींस ट्रू और कैरियॉन्स मीन्स न्यूक्लियस। जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है तो वो यूकैरियोटिक सेल होता है। आप जान ही गए, पहले से भी ये चीज बताया गया है। तो देखिए
ये हमारा सेल है, सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस लगभग क्या है हमारा, सेंट्रली प्लेस ऑक्युपाई करता है, ठीक है। तो कहाँ पाया जा रहा है, जितने भी प्लांट और एनिमल सेल में है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, ट्रू न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियस कैसे है वहां पे, इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर डीएनए। क्या है, एक सर्कुलर डीएनए है और इस तरह पाया जा रहा है, जिसको हम वहां पे न्यूक्लियस नहीं कहते, वहां पे क्या कहेंगे, एक अनदर स्ट्रक्चर, उसको वहां पे कहते हैं, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जा रहा, और जितने भी यूकैरियोटिक सेल है उसमें पाया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में आप जान गए, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस है, क्योंकि क्यों ट्रू न्यूक्लियस है, क्योंकि जिस भी न्यूक्लियस में 4 मेजर कंपोनेंट्स हमारा क्या है, ये सबसे पहले क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाए, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर थिका भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर थिका मीन्स उसका कवर। दूसरा क्या, ट्रू न्यूक्लियस हम क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस होगा, अगर क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, ठीक है, और क्रोमेटिन नेटवर्क होगा। क्या, क्रोमेटिन नेटवर्क, जो आगे चल के डिवीजन फेज में क्या बनाता है, क्रोमेटिन नेटवर्क ही हमारे, या मेश वर्क क्या बनाएगा, आगे चल के क्रोमोसोम का नेटवर्क बनाएगा। तो ये 4 जो डिफिनेट आपके स्ट्रक्चर है, जिस भी सेल में पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, यानी ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। पोजीशन सेंट्रली है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर स्टडी करेंगे, तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम नंबर के बारे में जानते हैं कि नंबर कैसा है। तो बहुत सारे सेल क्या है उसमें, बहुत ज्यादातर सेल में क्या होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, सेंट्रली प्लेस क्या होता है, एक ही क्या होगा, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे, मोनोन्यूक्लिएटेड सेल। और ज्यादातर एनिमल्स और प्लांट सेल में क्या होता है, मोनोन्यूक्लिएटेड सेल होता है। दूसरे तरह का सेल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बाइन्यूक्लिएटेड सेल। बाइन्यूक्लिएटेड सेल में क्या होता है, जैसे सर्टेन प्रोटोजोआ है, जैसे पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होता है, 2 न्यूक्लियस होता है, ठीक है। पैरामीशियम में आपका माइक्रो न्यूक्लियस, मेगा न्यूक्लियस। ऐसे ही प्रोटोजोआ के पैरामीशियम ऑरिलिया में क्या होता है, 4 न्यूक्लियस हो जाता है। तो ये सब अलग अलग कंडीशन है, यानी जहां पे कंटेन करता है 2 न्यूक्लियस। तो पैरामीशियम और सेल ऑफ कार्टिलेज एंड लीवर, जो कार्टिलेज के सेल होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, आपके बाइन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस होता है। तीसरा क्या है आपका, पॉली। पॉली मीन्स मेनी, न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लिएटेड मीन्स पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल। इसमें क्या होता है, 2 से ज्यादा हो गया, यानी 3 to 100 जिसमें न्यूक्लियाई पाई जाएगी, न्यूक्लियस पाया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल। एनिमल्स के फेज में हम इसको क्या कहते हैं, सिंसिशियल। क्या बोलेंगे, सिंसिशियल सेल। क्या, उस सेल को हम क्या कह देंगे जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, सिंसिशियल सेल। और ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल। जो हमारे बोन्स के ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, बोन मैरो वाला, वहां पे लगभग 100 न्यूक्लियस पाया जाता है वहां पे। और प्लांट्स के सेल में हम इसको क्या कह देते हैं, कॉनोसाइट सेल। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कौन सा सेल, कॉनोसाइट्स। तो एल्गी एक है, वॉचेरिया, उसमें भी लगभग 100 आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। अब इसकी अगर साइज के शेप के बारे में बात करें, तो शेप कैसा है, शेप आप जान ही रहे हैं कि हमारा शेप, इसका नॉर्मली शेप डिपेंड कर रहा है कैसे, आपका स्फेरिकल है। आप देख ही रहे हैं कि कैसा है न्यूक्लियस, स्फेरिकल है हमारा। आपका राउंडेड हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, रॉब लाइक हो सकता है, आपका रॉड लाइक हो सकता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इस तरह इसका क्या है, शेप है न्यूक्लियस का, ठीक है। अब साइज की बात करें, तो साइज की बात करें तो ये जान लीजिए कि 10% ऑफ द टोटल सेल का जो वॉल्यूम है या जो साइज है वो क्या है, न्यूक्लियस का साइज है। और ये सेल टू सेल क्या करता है, वेरी करता है। ये 3 माइक्रोन मीटर से क्या हो सकता है, आपका 25 माइक्रोन मीटर तक हो सकता है, ठीक है। आर हर्टविग ने क्या किया था कि बताया कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक इंडेक्स होता है, उसी के हिसाब से उसका साइज डिपेंड होता है। मतलब अगर हम उसके न्यूक्लियर के साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में बोले, यानी न्यूक्लियोप्रोटीन इंडेक्स की बात करें, तो वो न्यूक्लियोप्रोटीन इंडेक्स क्या होता है, एनपी मींस न्यूक्लियोप्रोटीन इंडेक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्या है ये, न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो ये इंडेक्स हमारा क्या है, उसके साइज के बारे में बताता है। यानी जितना बड़ा सेल होगा
वो जितना बड़ा मतलब न्यूक्लियस होगा, यानी उसमें उसका कंटेंट क्या होगा, डीएनए का कंटेंट और उसके क्रोमेटिन नेटवर्क का कंटेंट डुप्लीकेशन की वजह से क्या होगा, वो ज्यादा होगा, और जितना कम हो साइज छोटा होगा उतना उसमें कंटेंट छोटा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन डिपेंड करता है डिप्लॉयड स्टेज में और हैप्लॉयड स्टेज में। तो इसके बाद हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले फिगर से स्टडी करते हैं कि देखते हैं क्या है फिगर में। तो कोई भी न्यूक्लियस क्या है, कंटेन करता है 4 डिस्टिंक्ट आपका स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो सबसे बाहर की तरफ कवरिंग है, आप देख सकते हैं ये बाहर का जो कवरिंग है जिसको न्यूक्लियस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। यानी अगर ये सेल है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस और सेल के बीच में जो कवरिंग है, इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, आउटर कवरिंग है न्यूक्लियस का, जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियर इन्वॉल्व। न्यूक्लियर इन्वॉल्व, तो इसका मेन काम अगर देखें तो ये क्या कर रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म के कंटेंट को न्यूक्लियस के कंटेंट से अलग कर रहा है। तो सबसे पहले आप जान गए कि क्या है, दोनों के कंटेंट को अलग करने वाला मेम्ब्रेन, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो आउटर कवरिंग ऑफ द सेल है, एज इट इज क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या है, इसके क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को कवर कर रहा है। तो यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं आउटर कवरिंग। तो ये मेम्ब्रेन जो होता है, अगर हम देखेंगे सिर्फ न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के बारे में अभी स्टडी करते हैं, तो सिर्फ न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन है। क्या है ये, डबल मेम्ब्रेन। मतलब अगर हम देखें तो एक मेम्ब्रेन और दूसरा मेम्ब्रेन, ध्यान से देखिए वहां पूरा फिगर बना हुआ है, लेकिन ये जस्ट समझाने के लिए आपको, डबल मेम्ब्रेन है। यानी ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसलिए आउटर इनर मेम्ब्रेन को और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम इकट्ठा क्या करते हैं, न्यूक्लियर इन्वॉल्व। न्यूक्लियर इन्वॉल्व, तो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, लगभग जो मेम्ब्रेन है हमारा 5 to 10 माइक्रोन, इसकी जो डायमीटर होती है वो क्या होती है, 5 to 10 nm क्या होती है, डायमीटर होती है। और दोनों मेम्ब्रेन, आउटर इनर मेम्ब्रेन, एक स्पेस द्वारा, ये देखिए बीच में एक स्पेस है, जिस स्पेस को हम क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहेंगे, ये स्पेस देख सकते हैं आप, इसको हम क्या कहेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये स्पेस की डायमीटर कितनी होती है, 10 to 15 nm डायमीटर, याद रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछता है। अब न्यूक्लियर इन्वॉल्व का 2 मेम्ब्रेन है, एक बाहर की तरफ और एक इनर की तरफ। तो बाहर तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है वो बाहर में क्या करती है, वो वहीं से फॉर्मेशन करता है ईआर का। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ईआर का। देखिए मैं रफली बना रही हूँ फिगर, ये ईआर का, यहाँ आप देख सकते हैं ईआर। साथ ही साथ आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में क्या अंतर है, एक और अंतर है कि आउटर मेम्ब्रेन पे कैरी करता है राइबोसोम्स पार्टिकल्स। क्या है, ये पूरा क्या है, राइबोसोम्स पार्टिकल। यानी आउटर मेम्ब्रेन क्या है, रफ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, जबकि इनर मेम्ब्रेन के पास राइबोसोम कंटेन नहीं कर सकता है। ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन के पास क्या है, ये रेड कलर का मैंने बनाया है राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम्स, ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में आगे चल के मदद करेगा। और आउटर मेम्ब्रेन ही क्या करता है, फर्दर रफ ईआर का फॉर्मेशन करता है। तो इनर मेम्ब्रेन कहता है कि हम भी तुमसे कम नहीं है। इनर मेम्ब्रेन भी क्या करता है, एक खास स्ट्रक्चर वो भी रखता है। इनर मेम्ब्रेन क्या करता है, अंदर की तरफ एक लैमिना, मतलब एक न्यूक्लियर कॉर्टेक्स जो बोलते हैं, देख सारे तरफ इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्लास्टेड एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर कॉर्टेक्स बोलेंगे। और ये फिलामेंट्स और फाइबर का बना रहता है। तो दोनों मेम्ब्रेन के पास अपनी अपनी खासियत है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस तो बच्चे अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बहुत डीपली स्टडी नहीं करते हैं, तो इसलिए हमको न्यूक्लियर, अभी मैं आपको अलग से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बताएंगे। तो आउटर कवरिंग हमारा सेल न्यूक्लियस का क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो क्या है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व। इसको हम कैरियो, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस और थीका मीन्स क्या हुआ, उसकी कवरिंग। आफ्टर दैट आप इसमें देख सकते हैं दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, मेन स्ट्रक्चर न्यूक्लियर इन्वॉल्व हो गया। दूसरा क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो ये लिक्विड मैट्रिक्स, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ये जो लिक्विड भरा है पूरा न्यूक्लियस में, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, देखिए अगर आप ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, मान लीजिए इसके अंदर जितने भी ये आपकी लूसेंट, आपके जितने भी द्रव या तरल है, ये क्या है, पानी जो इसकी फ्लूइड या मैट्रिक्स भरी है, ये क्या है,
न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म में आप क्या देख सकते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में स्ट्रक्चर आपको सस्पेंडेड, कुछ स्ट्रक्चर सस्पेंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह आपका पूरी जाल की तरह फैली हुई, रेटिकुला की तरह फैली हुई स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर्स। और खास स्ट्रक्चर और देख सकते हैं कि एक और मेम्ब्रेनलेस, इसके पास कोई मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोलस। क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोलस, जो यहाँ फिगर बना है। तो देखिए इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट मैट्रिक्स है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, एसिडिक प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन। एसिडिक और बेसिक प्रोटीन के बारे में भी फर्दर हम लोग स्टडी करेंगे। सारे डीएनए के कंटेंट हैं, आरएनए है, ठीक है, जितने तरह के इंजाइम्स है सब क्या है इसी प्लाज्म में प्रेजेंट है। जैसे कि सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होती है, ईआर होता है, बहुत सारे। उसी तरह इसमें साइटोप्लाज्म में, वैसे इसके कंटेंट में क्या है, आपके क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियोलस सस्पेंडेड है। फिर फर्दर हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, तो न्यूक्लियोलस आप देख ही रहे हैं कि आपका टुवर्ड सेंटर में ही रहता है। लेकिन न्यूक्लियोलस क्या होता है, इन डिवाइडिंग सेल और जो आपका इंटरफेस न्यूक्लियस का है, उन दोनों में क्या हो गया, न्यूक्लियोलस का आपका साइज भी आपका डिफरेंट रहेगा, क्योंकि मेटाबॉलिक फेज में इसका साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा, और बाकी के साइज में क्या होगा, डिसेपेयर। डिवाइडिंग फेज ऑफ मतलब जब सेल डिवीजन होगा तो न्यूक्लियोलस नहीं दिखता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसेपियर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोलस है। और न्यूक्लियोलस क्या है, ये फैक्ट्री है किसका, आपका सिंथेसिस करता है, किसका, प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा। लेकिन किससे कराएगा, उस प्रोटीन के सिंथेसिस राइबोसोम के द्वारा होता है। लेकिन राइबोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के द्वारा। यानी आरएनए का प्रोसेस, जो आपका राइबोसोमल आरएनए है, वो उसका प्रोसेसिंग और फॉर्मेशन कौन करेगा, यही न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियोलस इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, डिप्लॉयड स्टेज में आपका समटाइम 2 और 4 न्यूक्लियाई दिख सकता है, मतलब न्यूक्लियोलस दिख सकता है हमको। ठीक है, उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रोमेटिन नेटवर्क, ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर रेटिकुलम। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर, और रेटिकुलम मतलब धागा या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और क्रोमेटिन इसलिए कहें क्योंकि ये धागे की तरह क्रोमोजोम का पड़ी, जब सेल डिवीजन के समय क्रोमोजोम थिक और शॉर्ट होता है तो वो क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करता है। उससे पहले आपके ये इंटरफेज अवस्था में ये धागे की तरह क्वाइल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिन नेट। तो ये आप देख ही रहे हैं, पूरे ये रेड कलर से मैंने बताया है, बनाया है जो स्ट्रक्चर, ये क्या है, क्रोमेटिन नेट या न्यूक्लियर रेटिकुलम, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, क्रोमेटिन नेटवर्क। और क्रोमेटिन नेटवर्क में और भी आपको दिख रहा होगा कि मैम ने कहीं कहीं क्या किया है, ज्यादा डार्क बनाया है, और कहीं ज्यादा डार्क, और बाकी क्या है, कम डार्क है। तो डार्क स्टेन जो कलर है हमारा, वो क्रोमेटिन का कौन सा पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रो मतलब डार्कली स्टेन क्रोमेटिन थ्रेड इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन रीजन। यहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, यहाँ पे डार्कली स्टेन है, इनएक्टिव होता है। ये क्या होगा, यहाँ पे ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इनएक्टिव होता है, और रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ डीएनए होते हैं। यहाँ पे डीएनए का सीक्वेंस रिपीटेड होता है। तो ये दोनों मैंने रीजन बनाया है, क्या, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन। उसके बाद ये जो लाइट स्टैंड है, जहां मैंने सिर्फ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बताया है, ये क्या है, क्रोमेटिन, क्या है, ये यूक्रोमेटिन। यू मीन्स आप जान रहे हैं ट्रू, क्रोमेटिन मीन्स आपका थ्रेड। तो यूक्रोमेटिन क्या होता है, ये पार्टिसिपेट एक्टिव होता है और ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा। तो लाइट स्टेन जितने भी हमारे पास है, ये क्या है, यूक्रोमेटिन स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम क्रोमेटिन का यूक्रोमेटिन स्ट्रक्चर है। इसके साथ ही साथ आप एक और देख सकते हैं कि और भी ज्यादा डार्क स्टेन हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसेंटर। क्या बोलेंगे, क्रोमोसेंटर रीजन। ठीक है, तो ये हमारा सेल का बहुत आसान है। सेल में हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में फर्दर 4 स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक सेल हम इसलिए कहते हैं कि ये 4 स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर क्या है, आउटर कवरिंग न्यूक्लियर थिका या कैरियोथिका, या न्यूक्लियर इनवलप जो आउटर इनर में है, दोनों एक दूसरे से अलग है। क्यों, सम स्पेस है जिसको हम कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, और ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस में क्या होता है, फ्लूइड भरा रहता है।
इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है, फर्दर सस्पेंडेड न्यूक्लियोलस है एंड क्रोमेटिन थ्रेड वर्क है, जिसको हम थ्रेड बोले या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप का जो खास स्ट्रक्चर जो और कहीं नहीं पढ़ाया जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है एमएससी लेवल तक, नीट से एमएससी लेवल तक। तो अभी हम आपको न्यूक्लियर इन्वेलप का आपको खास स्ट्रक्चर बताएंगे। हम न्यूक्लियर इन्वेलप का स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो न्यूक्लियर इन्वेलप में क्या है, आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आपने स्टडी कर लिया। इसके अलावा न्यूक्लियर इन्वेलप के अलावा क्या पाया जाता है, आपका न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप इज परफोरेटेड बाय ये पोर्स, बहुत सारे पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्या डिपेंड करता है, क्या इसके सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है उस पे ये डिपेंड करता है। और मेमेलियन जो हमारे मेमेलियन सेल है उसमें लगभग आपका 4000 to 5000 क्या होता है, न्यूक्लियर पोर। यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियर पोर है। तो न्यूक्लियर पोर क्या होता है, जहां आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, फ्यूज हो जा रहा है। मतलब आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज हो जा रहा है, वहां पे जो स्पेस है यही क्या है, न्यूक्लियर पोर। क्या है, न्यूक्लियर पोर। आप यहाँ देख सकते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। ये स्पेशल स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियर पोर में ये स्पेशल स्ट्रक्चर क्या होता है, एनुली। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आउटर और इनर तरफ, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो साइटोप्लाज्म का फेस होगा, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर तरफ जो क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म के तरफ फेस होगा। देखिए, तो ये दो। तो सबसे पहले हम जान लें न्यूक्लियर पोर क्या है। आपका 5 to 15% टोटल क्या होता है, ये मेम्ब्रेन का 5 to 15% जो परफोरेशन होता है वो न्यूक्लियर पोर होता है। न्यूक्लियर पोर आर 100 mm वाइड सर्कुलर चैनल। क्या है, 100 mm, यानी 100 mm वाइड है, यानी जो इसकी डायमीटर है वो 100 mm होगा। और सर्कुलर मतलब समझ ही रहे हैं, सर्कुलर चैनल जो मैंने यहाँ आपको बनाया, सर्कुलर चैनल। और इस सर्कुलर चैनल में खास दीज आर ऑक्युलेटेड बाय सम, ये ऑक्युलेटेड रहता है बाय सम इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल, कुछ खास इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल है। और ये इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल क्या है, दीज प्रोजेक्ट आउटसाइड, मतलब सेल के, अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं तो देख सकते हैं क्या, ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म का तरफ का है, और ये क्या है, न्यूक्लियर प्लाज्म की तरफ का है। तो साइटोप्लाज्म की तरफ और न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ क्या है, आपका स्ट्रक्चर है। तो क्या है, प्रोजेक्ट आउटसाइड द साइटोप्लाज्म एंड इनवर्ड इनटू न्यूक्लियोप्लाज्म। और दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, टुगेदर कॉल्ड पोर कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या कहेंगे, पोर कॉम्प्लेक्स। इसमें आप देख सकते हैं ये स्पेशल स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ये स्पेशल स्ट्रक्चर जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर मैंने जो बनाया है, ये मेम्ब्रेन, ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन किधर है, आउटर मेम्ब्रेन की तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म, और इनर मेम्ब्रेन की तरफ क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आउटर मेम्ब्रेन की तरफ भी आपका क्या है, स्पेशल रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और इनर मेम्ब्रेन की तरफ भी स्पेशल रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहेंगे, एनुली। तो एनुली हम लोग जान लें कि एनुली क्या है। तो एनुली क्या है, एनुली क्या है, देखिए टू सेट ऑफ 8 इवेनली स्पेस एनुलर ग्रैन्यूल्स है, ठीक है, एंड 8 सेंट्रल ग्रैन्यूल्स। आप यहाँ फिगर में आप इजिली आप देख सकते हैं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेरिफेरल और 1 सेंट्रल। वो किधर है, साइटोप्लाज्म के साथ और साइड में। और 8 फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये किधर, सेंट्रल, यानी आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मींस साइटोप्लाज्म के साथ, और इधर न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ 8 2 सेट का आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जो किसका बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल का। किसका बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल का। तो ये क्या करता है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इजिली क्या होते हैं, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के अंदर से साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ आ सकते हैं। लेकिन जो लार्ज पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इंटर नहीं कर सकते हैं। तो वो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहाँ से इंटर करेंगे, इसी पोर कॉम्प्लेक्स से। किससे, इस पोर कॉम्प्लेक्स से। और ये कंटेन करता है बहुत सारे कैरियर प्रोटीन को।
तो मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारा कहां से इंटर करता है, इसी पोर कॉम्प्लेक्स से, यानी आउटर और इनर, मतलब साइटोप्लाज्म का साइड, तो साइटोप्लाज्म वाले पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स, जो इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल है पेरिफेरल में, और वन सेंट्रल। और न्यूक्लियर तरफ वाले, न्यूक्लियर प्लाज्म की तरफ वाले स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, न्यूक्लियर रिंग या न्यूक्लियर पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये पोर कॉम्प्लेक्स। तो एनुलर क्या है, 2 सेट ऑफ 8 इवनली स्पेस एनुलर ग्रेन्यूल्स एंड 1 सेंट्रल ग्रेन्यूल्स। अब हमारा न्यूक्लियस में जो स्ट्रक्चर बाहर की तरफ राइबोसोम को कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो अंदर वाला भी इनर मेम्ब्रेन क्या कंटेन कर रहा है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर, क्या आपका न्यूक्लियर लेमिला, और क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर कॉर्टेक्स। तो ये पहले एक चीज जान लीजिए कि ये पोर कॉम्प्लेक्स बाहर के साइड और इनर साइड, यहाँ पे भी फिगर में देख सकते हैं बाहर के साइड, तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, पोर कॉम्प्लेक्स। अब हमारा इनर क्या है, फाइब्रस लेमिना स्ट्रक्चर है जिसको हम न्यूक्लियर कॉर्टेक्स कहते हैं। ये इस न्यूक्लियर कॉर्टेक्स का क्या है कि ये इनर सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है, इन प्लास्टेड, मतलब ये प्लास्टेड होता है विथ फाइब्रस कोटिंग। ये फाइब्रस कोटिंग से क्या है, आप देख सकते हैं, ये मैंने जो स्ट्रक्चर यहाँ बनाया है, ये क्या है, फाइब्रस प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर, कोटेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो किसका है, फाइबर्स, फिर और क्या है आपका, बहुत सारे फाइबर्स है, और ये फाइबर्स प्रोटीनस फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली में है क्या, एक्टिन पॉलीमर्स है। क्या है, एक्टिन पॉलीमर्स। और ये फाइबर फॉर्म करता है फनेल शेप स्ट्रक्चर, क्या करेगा, फनेल शेप स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। ठीक है, जो कम्युनिकेट करेगा विथ न्यूक्लियर पोर, तो न्यूक्लियर पोर से ये कम्युनिकेट करेगा और इस तरह क्या करेगा, मैक्रोमोलिक्यूल्स की एंट्री को क्या करेगा, आपका सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ क्या है, ये प्लास्टिक स्ट्रक्चर है तो इसको आपका एक सपोर्ट भी दे रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियस को सपोर्ट भी दे रहा है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का डायमीटर क्या होता है, आउटर डायमीटर क्या होगा, बाहर की तरफ से 19 nm, इनर डायमीटर क्या होगा 25 nm, एंड वॉल ऑफ थिकनेस क्या होगा 30 nm। तो ये पोर कॉम्प्लेक्स का डायमीटर है, मतलब आउटर साइड से, इनर साइड से, और वॉल की थिकनिंग क्या है, ये हमारा डायमीटर है किसका, पोर कॉम्प्लेक्स। तो बहुत सारे क्वेश्चन में पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा जाता है, न्यूक्लियर लेमिना के बारे में पूछा जाता है, जिसको न्यूक्लियर कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। अब हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस का। अब हम लोग न्यूक्लियोलस की स्टडी करते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, मेनली कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन का होता है। यूजुअली देयर आर 2 न्यूक्लियाई इन न्यूक्लियस एंड ओनली वन इन गैमेट्स, यानी नॉर्मली क्या होता है, एक न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियोलस होता है और गैमेट्स में 1, लेकिन सेल डिवीजन के समय ये डिसअपियर हो जाता है। साइज डिपेंड अपॉन द सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ सेल, यानी जितना एक्टिव सेल होगा उतना प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, उतना उसमें न्यूक्लियोलस का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। द न्यूक्लियोलाई आर लार्जर इन द सेल दैट आर एक्टिवली बिजी इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जितना लार्जर होगा इसका मतलब वो प्रोटीन सिंथेसिस में बिजी है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें, न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर में, तो न्यूक्लियोलस क्या है, आप ये देख सकते हैं, न्यूक्लियस में हमारा क्या है, लगभग सेंट्रली ऑक्युपाइड स्पेस है, ये स्पेस क्या है, न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोलस क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो अगर न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर हम देखें तो न्यूक्लियोलस कंसिस्ट करता है, हमारा कौन कौन सा पार्ट कंसिस्ट करता है, पास, एमोर्फा, फाइब्रिबल जोन और ग्रैनुलर जोन एंड पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन। तो हमारा पास एमोर्फा क्या है, इसको एमोर्फस मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये देखिए न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर में हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियोलस में क्या है, जो इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, ये जो लिक्विड है, यही लिक्विड क्या है, पास एमोर्फा या एमोर्फस मैट्रिक्स है। उसके बाद इसमें आप देखिए बहुत सारे छोटे छोटे फाइब्रिल जोन, फाइब्रिल लाइक स्ट्रक्चर जोन दिख रहे हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, आरएनए फाइब्रिल्स। तो ये फाइब्रिलर जोन हमारा क्या है, यानी फाइब्रिलर ऑफ आरएनएस एंड न्यूक्लियोप्रोटीन, यही हमारा क्या है, फाइब्रिल, मैंने इसमें रेड कलर का स्ट्रक्चर में बनाया है। तो ये फाइब्रिल लाइक्स आपका जोन है। उसके बाद क्या है, ग्रेनुलर जोन। ग्रेनुलर जोन क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, आरएनपी ग्रेन्यूल्स है, और ये ग्रेन्यूल्स को मैंने काले काले में बनाई, यानी थोड़ा लार्ज क्या है, ग्रेनुलस लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहें, ग्रेनुलर पार्ट। और ये ग्रेनुलर पार्ट ही क्या होता है, प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम, यानी आपका आरएनए
जो राइबोसोम आर राइबोसोम बनाता है वो किसकी वजह से बनता है, इसी ग्रेनुलर। अब उसके बाद क्या देख सकते हैं, पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन, ये फॉर्म्ड होता है क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स का। तो ये देखिए, जो हमारा ये ग्रीन कलर का मैंने क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, जिसको हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हमारा क्या है, पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन या क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स है। तो स्ट्रक्चर हमारा कैसे फॉर्मेशन होता है, राइबोसोमल आरएनए कैसे बनता है, न्यूक्लियर डीएनए से क्या होता है, फाइब्रिलर जोन में चेंज होगा, फाइब्रिलर जोन से किस में चेंज होगा, न्यूक्लियर ग्रेनुलर जोन, और ग्रेनुलर जोन फाइनली किस में चेंज होगा, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, यानी साइटोप्लाज्म में वो राइबोसोम बाहर निकल आ जाएगा। कहां से, न्यूक्लियस से, मतलब न्यूक्लियोलस से होते हुए न्यूक्लियस से फाइनली साइटोप्लाज्म में। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, सबसे मेन फंक्शन है कि आरएनए सिंथेसिस, यानी राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करना किसका काम है, न्यूक्लियोलस का, यानी सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस में आप एक खासियत स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जहां पे न्यूक्लियोलस से हमारा अटैच है क्रोमेटिन नेटवर्क। तो ये रीजन ही हमारा क्या हुआ, एनओआर रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। इस रीजन को हम क्या कहेंगे, एनओआर रीजन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, या पूरे क्रोमेटिन थ्रेड वर्क क्या होता है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है जो फर्दर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आपको मैं बताऊंगी। तो जहां पे ये आपका ये टच होता है न्यूक्लियोलस से, ये रीजन है एनओआर रीजन, और इसके पास जीन होता है कोडिंग के लिए, बनाने के लिए किसका, राइबोसोमल आरएनए, यानी 40S आरएनए है, 45S आरएनए है, जो फर्दर क्या करता है, लार्ज 28S आरएनए भी बनाता है, और 18S मतलब स्मॉल उसका सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट का फॉर्मेशन करता है। तो मेन फंक्शन क्या हुआ, आरएनए सिंथेसिस। आफ्टर दैट बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, जब वो आर राइबोसोम को बना लेता है, आर आरएनए को बना लेता है और राइबोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है, तो फाइनली ये क्या करेगा, उसको प्रोसेस भी करेगा, मींस उसको न्यूक्लियोलस से न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से फर्दर साइटोप्लाज्म में भी उसको क्या करेगा, प्लेस करेगा। तो कैसे होता है, फ्रॉम क्रोमेटिन, क्रोमेटिन आपका किस में चेंज हुआ है, फैब्रिल लाइक स्ट्रक्चर, फैब्रिल लाइक स्ट्रक्चर ग्रेन्यूल्स में, और ग्रेन्यूल्स फाइनली क्या किस में चेंज हो रहा है, राइबोसोम, और ये राइबोसोम जो होते हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गया, इससे बाहर आएंगे और फाइनली साइटोप्लाज्म में आपके आके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, यार के मेम्ब्रेन पे, और साइटोप्लाज्म में क्या हो गए, डिसोसिएट, या साइटोप्लाज्म में आके क्या होंगे, इधर इधर स्कैटरेट हो जाएंगे। तो ये क्या था, न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क का स्ट्रक्चर। अब हम न्यूक्लियर रेटिकुलम या क्रोमेटिन नेटवर्क के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि क्या है। आप पूरे ये न्यूक्लियस में क्या देख सकते हैं, पूरे न्यूक्लियस में मैंने रेड कलर का क्या बनाया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या हमारा, क्रोमेटिन, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर है तो इसलिए न्यूक्लियर क्रोमेटिन। और ये न्यूक्लियर क्रोमेटिन क्या देख रहे हैं, कहीं लाइट स्टैंड है, कहीं डार्क स्टैंड है, और कहीं उससे भी ज्यादा डार्क स्टैंड, सबसे ज्यादा। तो ये तीन डिस्टिंक्ट फेज आपको दिख रहा है, लाइट स्टैंड, डार्क स्टैंड और भी ज्यादा डार्क स्टैंड। तो लाइट स्टैंड को हम क्या कहेंगे, यूक्रोमेटिन, डार्क स्टैंड को क्या कहेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन, और ये रीजन हमारा क्या है, क्रोमोसेंटर। तो हम देखते हैं कि ये है क्या। तो ये इम्बेडेड है इन ए न्यूक्लियर सैप इन द नेटवर्क ऑफ ट्विस्टेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इट कॉन्ट्रैक्ट एंड रीऑर्गेनाइज ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, रीऑर्गेनाइज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम में, यानी क्रोमेटिन नेटवर्क। ये जो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो सेल डिवीजन के समय क्या होगा, ये आपका शॉर्ट और थिक हो जाएगा, और क्वाइल्ड हो जाएगा, और शॉर्ट और थिक, और क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, यानी क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर जो कहते हैं वो क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये सेल क्रोमेटिन जो होता है या न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो होता है, ये डिफ्रेंशिएट होता है, सेल के अंदर जो क्रोमेटिन होता है वो डिफ्रेंशिएट होगा किस तरह, दो पार्ट में। एक हम पार्ट को क्या कहेंगे, लाइट स्टैंड पार्ट जो है हमारा वो क्या है, यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होता है, फाइन थ्रेड लाइक लाइनेन ऑफ द क्रोमेटिन, उसी को हम क्या कहेंगे, यूक्रोमेटिन, विच स्टैंड लाइटली, ठीक है, विद द बेसिक डाई इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन। यू मीन्स ट्रू। तो ट्रू क्रोमेटिन क्या होगा, जो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा और जो जेनेटिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, यानी ट्रांसक्रिप्शनली क्या होगा, एक्टिव क्रोमेटिन को हम क्या कहेंगे, यूक्रोमेटिन। इन कंडीशन ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, those chromatin region that remain condensed and darkly stained,
जो क्या है आप देख रहे हैं डार्कली स्टेन्ड क्रोमेटिन है, ठीक है, ये डार्क स्टेन्ड मैंने बनाया, यही क्या हमारा आपका हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है। तो हेट्रोक्रोमेटिन रीजन क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होगा, इनएक्टिव होगा एंड रेसिस्टेंट टू द न्यूक्लियर डाइजेशन, ठीक है। और इसके अलावा और भी डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है यहाँ पे न्यूक्लियस में, देखिए ये न्यूक्लियस में ये जो डार्क स्टेन्ड और भी ज्यादा क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली ये हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है और इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसेंटर रीजन। तो क्रोमोसेंटर रीजन हमारा क्या होता है, लार्ज रीजन ऑफ द न्यूक्लियस टेक डार्क स्टेन है देन द रेस्ट ऑफ द क्रोमेटिन, रेस्ट क्रोमेटिन से ये सबसे ज्यादा डार्क होते हैं। इसकी खासियत क्या हुआ, यानी हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है विच आर प्रोन टू प्रीमेच्योर कंडेंसेशन, यानी पहले ही ये क्या हो रहा है, ज्यादा मतलब डेवलपमेंट के से पहले ही या सेल डिवीजन से पहले ही ये क्या हो रहा है, प्रॉन हो जा रहा है, यानी प्री मैच्योर कंडीशन में ही प्रॉन हो जा रहा है। तो क्रोमेटिन का वो पार्ट जो प्री मैच्योर कंडीशन में ही प्रॉन का कंडेंसेशन प्रॉन हो जा रहा है, उसी को हम क्या कह दिए, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन। तो दो तरह का रीजन है इसमें, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन रीजन। तो ये क्या है, ये जेनेटिक यानी क्रोमेटिन नेटवर्क जो न्यूक्लियस का होता है क्या, ये जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। ये जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारा, डीएनए, और ये डीएनए क्या है आपका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है और जिस तरह ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास करता है। तो इसके लिए भी अलग से टॉपिक हम लोग बनाएंगे क्रोमेटिन के ऊपर। तो अब हम देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म की स्टडी करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर इन्वॉल्व एंड न्यूक्लियोलस के बीच का जो स्पेस है, ये न्यूक्लियर है और ये न्यूक्लियोलस है, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वही क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या होता है, इट इज अ फिल्ड विथ ए ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड ग्रेन्यूल्स एंड स्लाइटली एसिडोफिलिक लिक्विड, और इसको हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं न्यूक्लियस का। तो ये ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट क्या है आपका लिक्विड है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अदरवाइज इसको हम लोग न्यूक्लियर सैप या कैरियोलिप, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, लिम्फ मीन्स उसका लिक्विड, यानी कैरियोलिम्फ भी कह सकते हैं। और इसके पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मीन्स कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन होता है। ये कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन क्या है, क्योंकि इसी में हमारा सस्पेंडेड होता है न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन नेटवर्क। लेकिन इसके अंदर जो आपका कॉम्प्लेक्स आपका केमिकल कंपोजिशन है, वो कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। तो ये न्यूक्लिक एसिड में मेनली क्या है आपका डीएनए, मतलब 35% क्या होता है न्यूक्लिक एसिड में डीएनए एंड अबाउट 5% आरएनए कंटेन करता है। प्रोटीन्स जो होता है, प्रोटीन्स 2 फॉर्म में कंटेन करता है, एक बेसिक प्रोटीन और दूसरा क्या है आपका एसिडिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन जो है इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटामिन्स के रूप में या न्यूक्लियर हिस्टोन्स के रूप में पाया जाता है। अगर हम न्यूक्लियर हिस्टोन्स की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 to 18,000 डाल्टन होता है, और मोस्टली इसमें जो प्रोटीन्स होता है वो आर्जिनाइन होता है। और हिस्टोन वाली बात करें तो इसमें आर्जिनाइन और लाइसिन का सबसे ज्यादा कंटेंट होता है। तो बेसिक प्रोटीन क्या करता है, बेसिक प्रोटीन वो है जो डीएनए के साथ क्या होता है, डीएनए को सॉर्ट करने में, क्वाइल करने में मदद करता है, जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं। तो बेसिक प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। फर्दर इसका हम स्टडी करेंगे दूसरे वीडियो में। एसिडिक प्रोटीन, एसिडिक प्रोटीन मतलब जितने भी इसमें प्रोटीन्स एसिडिक फॉर्म में है, और ये ज्यादातर जो एसिडिक प्रोटीन्स पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, ये क्या होता है, फॉस्फोप्रोटीन होता है। क्या होता है ये, फॉस्फोप्रोटीन। थर्ड कंपोजिशन इसका क्या है, एंजाइम्स। एंजाइम्स न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जितने भी एंजाइम्स है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमराज हुआ, आरएनए पॉलीमराज हुआ, एनएडी सिंथेटेज हुआ, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेज हुआ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेटेज, एडिनोसाइन डाइएमिनेज, एल्डोलेज, पायरुविक काइनेज, ये सब जितने भी होते हैं ये क्या है, एंजाइम्स फॉर्म में उसमें पाए जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि सम अमाउंट ऑफ लिपिड एंड मिनरल्स आल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, इसमें आपका स्ट्रक्चर सस्पेंडेड है क्रोमेटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियोलस। तो ये तो प्रोसेसिंग आरएनए का प्रोसेसिंग करा ही रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है, एक ये मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहा है, क्योंकि इसमें प्लाज्म भरा है, जिससे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस को एक शेप भी मिल रहा है। तो फर्दर हम सबके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सबके जितने भी हमारे कंपोनेंट थे न्यूक्लियस के, उन सबके फंक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो
यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। ओके।